बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। नेशनल असेंबली में इमरान सरकार ने एक और बजट पेश कर दिया है। वैसे तो खैर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर बजट का सीज़न चलता ही रहता है, साल के 12 महीने। कीमतों का उतार चढ़ाव होता ही रहता है साल के 12 महीने। लेकिन अगर मैं वैसे अकॉर्डिंग टू द बुक बात करूँ तो पाकिस्तान में ये हमेशा जो बजट है वो जून में आता है, लेकिन इस दफ़ा दिसंबर में एक मिनी बजट आया और अब जनवरी में उसको मंजूर कराने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है कि जनवरी में इसको मुकम्मल तौर पर मंजूरी मिल जाएगी। अब ये जो मिनी बजट है इसमें लगभग 150 विच मीन्स 150 अशिया ऐसी हैं जिनके ऊपर टैक्स ख़त्म करके टैक्स बढ़ाया गया है, और जो तजवीज़ दी गई है प्रॉबली मोस्टली अशिया के ऊपर टैक्स की वो 17 यानी 17% है। इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर टैक्स नहीं था इससे पहले, या फिर बिल्कुल नॉमिनल था, यानी कितना टैक्स था 5% से 10%, बहुत हद हो गई तो किसी ना किसी चीज़ के ऊपर 12% यानी 12% तक टैक्स था। लेकिन अब जो तजवीज़ दी जा रही हैं वो ये है कि 17% तक टैक्स लगाया जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हुकूमत ये दावा करती आ रही है और काफ़ी हद तक अपने इस नैरेटिव को सेल भी करती चली आ रही है, प्रोग्राम्स के ज़रिए भी, अपनी तकरीर के ज़रिए भी, कि जितने चाहे मर्जी बजट पेश कर दें, जितने चाहे मर्जी टैक्सेस इंक्रीज कर दें, जितने चाहे मर्जी जो टैक्स की छूट है वो ख़त्म कर दें, लेकिन महंगाई नहीं बढ़ेगी। गरीब को जो है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यही हम आज के शो में समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर हम देखें ज़रूरी बीज हों, पौधे हों, आलात हों, केमिकल्स हों, उनके ऊपर 17% टैक्स की तजवीज़ है तो महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी। अगर एक परचून फरोश है जिसके ऊपर पहले 10% टैक्स लगता था, अब वो टैक्स बढ़ा करके 17% लगाने की तजवीज़ की गई है, और वो परचून वाला उस टैक्स की भरपाई अपनी चीज़ों को हाई दाम पर बेचकर करेगा तो महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब अद्वियात, जो पाकिस्तान में जो भी रही सही दवाइयाँ बनती हैं, उनका रॉ मटीरियल बाहर से आता है, उसके ऊपर अगर 17% टैक्स की सिफारिश की जाती है तो महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी। टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, उनके ऊपर अगर टैक्स जो है वो इंक्रीज होगा, उसकी तजवीज़ दी जाती है तो महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी। वो खाने की चीज़ें, बहुत स्टेपल नॉर्मल डेली रूटीन की खाने की चीज़ें, डब्बे का दही, डब्बे का दूध, और आजकल कौन खालिस दूध इस्तेमाल करता है, क्योंकि खालिस दूध तो आता ही नहीं है। गरीब से गरीब आदमी चाय तो पिएगा ना, डब्बे का दूध तो इस्तेमाल करेगा ही ना। उन तमाम पैकेज्ड अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ आ रही है तो महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी। मतलब मेरे पास तो इन बहुत सी चीज़ों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, तो जस्ट वन लाइनर फॉर द फर्स्ट सेगमेंट कि भाई इस तमाम तर टैक्स इंक्रीज की सिफारिश के बावजूद महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी। यही मैं समझने की कोशिश करूंगी। हमारी डायनामिक पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जी आलिया हमजा साहिबा, पार्लियामानी सेक्रेटरी हैं कॉमर्स की, सिटिंग MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अली परवेज़ मलिक साहब हैं, अपोजिशन बेंचेस से, सिटिंग MNA हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे अब से थोड़ी देर में कादिर मंदोखेल साहब ज्वाइन कर लेंगे, पता नहीं किधर है, उनसे रब्ता ही नहीं हो पा रहा, लेकिन ही इज़ द पार्ट ऑफ द पैनल एंड ही इज़ द पार्ट ऑफ द शो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो भी सिटिंग MNA है। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आलिया हमजा साहिबा, ये जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने लिस्ट बताई, अभी बहुत सी चीज़ें जो मैंने नहीं बताई क्योंकि 35 मिनट का शो उसी में गुजर जाएगा, आपको पता होगा। और मुझे पता है कि आप फ्रंट फुट पर आके अपनी पार्टी को भी डिफेंड करती हैं। मुझे यह भी पता है कि आपके पास कोई ना कोई रीजन, एक्सप्लेनेशन होगी आज भी कि महंगाई कैसे नहीं बढ़ेगी अगर ये सब कुछ होगा। तो जरा समझाइए कैसे महंगाई नहीं बढ़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनिश। सबसे पहले तो मैं बता दूं, सबसे पहले तो ना हम रोज सुनते रहे हमारे पास नंबर्स ही पूरे नहीं है। अभी हमारा जो है, पहले हमारे पास हुकूमत बनाने के नंबर नहीं थे, बजट पास कराने के नंबर नहीं थे, फेटअप बिल के नंबर नहीं थे, एतमाद का वोट नहीं मिलेगा, सेनेट इलेक्शन हार जाएंगे, और उसके बाद ये मिनी बजट। आपको याद है इससे पहले क्या कहा गया था, हम तो मिनी बजट पास पेश ही नहीं होने देंगे। तो वहां पर जो इनके फ्रंट लीडर से, पहले तो आपको ये सवाल करना चाहिए कि वो थे कहाँ। वो इन लोगों को वहां पर छोड़ के गालम गलोच करने, लड़ाई झगड़ा करने छोड़कर अवाम को जिन्होंने रिलीफ देने की बात देनी थी, अवाम को जिन्होंने महंगाई से बनाना था, दोनों ही लापता हो गए। एज यूजुअल इंपॉर्टेंट ओकेजन के ऊपर जिनको अवाम का इतना दुख दर्द था वो तो वहां मौजूद ही नहीं थे। अब आ जाए जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, उस केस के अंदर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो सारा कुछ किया जा रहा है, मतलब मेरे साथ जो पैनल में है अली परवेज, वो बड़ी अच्छी तरह से इकोनॉमी को समझते हैं, कॉमर्स को समझते हैं, खुद वो काम करते रहे, उन्हें भी पता है कि ये इसको मिनी बजट कहना गलत होगा। ये एक रिफॉर्म बजट है। मतलब कभी कभी तो मैं ये कहती हूँ ना, हमें फैक्ट और
IMF को भी दुआएं देनी चाहिए कि वो जैसे कहे ना, सख्ती करते करते भी पाकिस्तानी अवाम के साथ एक किस्म का ये एहसान कर गए कि आज हमें अपनी ब्लैक इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना पड़े। बात सिर्फ इतनी है कि हार्मोनाइज कर दिया गया चीजों को। किसी ने एक कहा इत्तेहादियों में से कि आप जब ये बात कर रहे हैं कि आप फार्मा सेक्टर को, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को, आप हेल्थ सेक्टर को आप कह रहे हैं कि हम इसे रिफंडेबल और एडजस्टेबल कर रहे हैं, जिस तरह से आपने भी बात की कि हम उनसे टैक्स तो हार्मोनाइज लेंगे, 17% टैक्स तो लेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 72 आवर्स के अंदर हम उनको या उनके ही टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे या रिफंड कर देंगे। तो इससे एक तो फार्मा सेक्टर जो ये एक मिथ जा रही थी कि जी दवाइयों की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो दवाइयों की कॉस्ट बेसिकली 15 से 20% कम होगी और उसे जीरो रेटेड का हमने दर्जा दे दिया है फार्मा को एक इंडस्ट्री का। जो बाकी आपने बात की थी उसको भी मैं समझा देती हूँ। असल में जो शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि उन्होंने आज तक ना डॉक्यूमेंट नहीं किया था इकोनॉमी को, वो जो इकोनॉमी थी ना वो सिर्फ वो जो पापड़ वाला फालूदे वाला के कार्ड, शनाख्ती कार्ड ना डॉक्यूमेंट करते रहते। हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या किया है, अब मुझ पे तो फर्क पड़ सकता है, मतलब मुझ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पे फर्क पड़ सकता है, इसलिए कि आपने $200 से बड़े का फोन लेना है, आपने एक ब्रांडेड गुच्ची का पर्स भी उठाना है, जूता भी आपने ब्रांडेड पहनना है, सनग्लासेस भी आपने ब्रांडेड लगानी है, खानी भी आपने ब्राजीलियन स्टेक है। तो अब आपके ऊपर तो हमने टैक्स लगा दिया है, ठीक है, कि आप जब $200 से ज्यादा का फोन खरीदेंगे ना, सुने ना, देखिए ये अच्छी बात है ना कि मैं कह रही हूँ मेरी फ्रेंड इतनी स्टाइलिश है माशाल्लाह कि वो ब्रांडेड ग्लासेस भी लगाती है, वो ब्रांडेड जूते भी पहनती है, वो बैग भी ब्रांडेड उठाती है। बात सिर्फ इतनी है कि सोराब की साइकिल अच्छा आपको चलाएगा। अच्छा आलिया, आज के दौर में अच्छा मैं आखिरी बात करूंगी, फिर आप के साथ हूं, मैं आप ही के साथ हूं। मेरी पहले एक बात सुन ले, फिर मुझे इसके ऊपर भी आपका कमेंट चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली ब्रांडेड लाइफ क्या होती है। आजकल के दौर में ब्रांडेड लाइफ जीना किसे कहते हैं कि आपको अगर खाने में गोश्त मिले, मटन मिले, कुन्ना गोश्त मिले। मैं आपको लैविश लाइफस्टाइल दिखाऊं क्या है, जरा देखिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अली परवेज आप भी गौर कीजिएगा। आलिया ने बहुत अच्छी बात की, महंगाई कोई नहीं, आम आवाम पता क्या खा रही है, आम आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आवाम को दिखाइए, ये बेचारे हमारी आम आवाम जो ओपन एयर में बैठ करके कुन्ना गोश्त खा रहे हैं, ये हमारी वो आम ब्रांडेड आवाम है जो कि गवर्नर हाउस में बैठ करके कुन्ना गोश्त खा रहे हैं। और मैं आपको ये याद करा दूं, ये वो गवर्नर हाउस है जिसको शायद कभी यूनिवर्सिटी बनना था। और मैं चैलेंज करती हूँ अपनी दोस्त को, अपना चैलेंज करती हूँ आलिया को कि वो मुझे ये साबित कर दें कि इसमें से किसी का भी बिल अगर किसी इंडिविजुअल ने पे करना है। मजे की बात पता क्या है, अवाम के लिए मिनी बजट लाते हैं और हुक्मरानों के लिए होता है कुन्ना गोश्त, और जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए पता क्या होता है, एक साहब आते हैं और वो चौधरी सरवर साहब से पूछते हैं, हाँ जी चौधरी साहब कैसा लगा कुन्ना गोश्त है, और फिर उसके ऊपर जवाब आता है जी फर्स्ट क्लास। आलिया हमजा, इसे कहते हैं आज के दौर में ब्रांडेड लाइफस्टाइल। हमें तो जमाना हो गया कुन्ना गोश्त खाए हुए। जी नहीं बीनेश, आपने बात कर ली है ना, मुझे जवाब देने दे। जिस वीडियो की आप बात कर रही है ना, पंखे भी उसी के अंदर चल रहे हैं। अब इस सर्दी के अंदर, इवन लाहौर की सर्दी के अंदर पंखे तो चलेंगे नहीं। ये बड़ी पुरानी वीडियो है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि वीडियोस तो शेयर करने से पहले आप लोग थोड़ा सा सोच लिया करें। चल रहा है बात यहाँ पर सिर्फ हो रही थी कि 850 सुने ना, देखे हम मिनी बजट पे सुन तो लेना जी। हम जो बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे $200 से ऊपर के मोबाइल फोन के ऊपर टैक्स लगे। वो जाहिर है एक गरीब इंसान तो खरीद नहीं सकता। हमने इंपोर्टेड बाइसाइकिल्स के ऊपर 850 सीसी से बड़ी गाड़ी के ऊपर टैक्स लगाया है। बात सिर्फ इतनी है कि जिन चीजों पे लगाया गया, लग्जरी आइटम्स के ऊपर लगना चाहिए। देखिए, अगर मेरा एक शौक है, मुझे एक अच्छी वॉच खरीदनी है, मुझे एक अच्छा बैग खरीदना है, मैं खाने में अगर चाहती हूँ मैं सॉसेजेस इंपोर्टेड खाऊं या मैं ब्रांडेड, अब खुला दूध, मेरे घर में भी खुला दूध आता है, अब उस पे तो टैक्स नहीं लगा, लेकिन हाँ जो पैकेजिंग में दूध आएगा वो उसके ऊपर एक चीज लग रही है। यही तो अवाम को हम बताने की कोशिश करें कि हमारा टारगेट 6000 अरब के टैक्स का है, 3000 तक तकरीबन हम वो कर चुके हैं। हम तो अपने टैक्स के अंदर हम तो सरप्लस में जा रहे हैं, 300 अरब हम तो अपने टैक्स टारगेट से ऊपर जा रहे हैं। तो ये टैक्स इंक्रीज करने के लिए बिल्कुल नहीं है।
है ठीक और है। इसमें से 343 में से सिर्फ एक 71 बिलियन एक ऐसा है, बाकी सारा रिफंडेबल एंड एडजस्टेबल है और 71 बिलियन में से भी 2 बिलियन है। अब आप उसकी रेशो निकाल लें तो आपको एज इट इज अंदाजा हो जाएगा। चलिए जी, अली परवेज मलिक साहब, हुकूमत ये तासुर कायम करने में काफ़ी हद तक कामयाब है कि भाई जो महंगाई है वो नहीं बढ़ रही, एटलीस्ट गरीब के लिए तो नहीं बढ़ रही। आपके पास इसकी काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? ऑपोजिशन किस तरह से इस नैरेटिव को, इस बयानिए को मारेगी, ख़त्म करेगी, कमज़ोर करेगी? बहुत शुक्रिया बीनिश, आज आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखिए, मैं आपके सवाल पे आने से पहले जो आलिया गुफ्तगू कर रही थी ना, उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करता जाऊँ। और मैं गुजारिश आलिया से ये करूँगा कि हर चीज़ को ड्रामाटाइज करने से ना, या हर चीज़ को छोटा दिखाने से आपका इशू के ऊपर से अटेंशन नहीं हट जाती। तो पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को जो ये डॉक्यूमेंटेशन का मशवरा दे रही थी, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के नहीं थे कि जिनकी जिम्मेदारियों को डॉक्यूमेंटेशन करना है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि जी इनकी लीडरशिप मौजूद नहीं थी जब बजट प्रेजेंट किया जा रहा था। तो अभी तो बजट वहां पे ले किया गया है, अगर कोई किसी निजी मसरूफियत की वजह से वहां पे नहीं आ सका तो इसके ऊपर इनको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब वोटिंग का टाइम आएगा तो सबके सामने आ जाएगा कौन इस बजट को सपोर्ट करता है और कौन इसके खिलाफ वोट देता है। अब इन्होंने कहा कि जी ये तो हमें ये कहते थे कि ये बजट पेश भी नहीं कर सकेंगे। तो बिनिश, गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट ही इसलिए होती है कि उसके पास नेशनल असेंबली के अंदर मेजॉरिटी मौजूद होती है। हम तो इनके इत्तेहादियों को, इनके जो मेंबरान हैं उनको अपील कर सकते हैं कि भाई ये इस किस्म की जो ड्रैकोनियन टैक्सेशन आप लेके आ रहे हैं, जिसके ऊपर सारे का सारा इन्हिसार इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है, इससे किनारा कशी इख्तियार करें, वरना आपके साथ भी वही होगा जो इनके बाकी मेंबरान के साथ केपी के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के अंदर हुआ है और बाकी जो इलेक्शन के मार्कों के अंदर हुआ है। तो इसमें हमारा गलत इसमें क्या है? अब आ जाए, ये कहती हैं कि जी इसको मिनी बजट कहना गलत है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसको मिनी बजट कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक प्रॉपर बजट है। गुजारिश ये है कि 350 अरब का अगर इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है 6 महीने के ऊपर, तो काइंडली इनसे पूछिएगा कि साल का इसका जो इंपैक्ट है वो 700 से 800 बिलियन का है कि नहीं है। और जो ये पिछला बजट लेके आए थे उसके अंदर भी तो 700-800 बिलियन की नई टैक्सेशन लेके आए थे ना। तो आज अगर आप एग्जेम्पशन खत्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उन प्रोडक्ट्स के ऊपर सेल्स टैक्स लगाने जा रहे हैं। और जब आप सेल्स टैक्स लगाएंगे तो पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका मतलब ये कि इसका बोझ जो है एक गरीब आदमी के ऊपर ज्यादा होगा बनिस्बत इसके कि जो अमीर आदमी जो अपनी बड़ी गाड़ियां रखता है, बड़े घर रखता है, उसकी जो आमदनी का हिस्सा होगा वो एक छोटा हिस्सा इस टैक्स की पेमेंट के अंदर जाएगा। और दूसरी बात ये जो आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि 350 अरब में से तकरीबन 40% जो टैक्सेशन इकट्ठी होगी ना, वो दवाइयों की कीमतों के अंदर डाल के होगी, क्योंकि इन्होंने एपीआई जो इनका एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर सेल टैक्स लगा दिया है। तो अगर इनकी तसल्ली 4-4, 5-5 गुना कीमतें बढ़ा के अभी नहीं हुई तो ये एक दफा फिर अपना जोर आजमा के देख ले, और इनको जब अवाम की अदालत लगेगी तो उसका जवाब एक दफा फिर मिल जाएगा। अच्छा, अब लोगों को ना ध्यान हटाने के लिए कहती हैं हम उनको जीरो रेटिंग में ले, हम इनको रिफंड मैकेनिज्म के अंदर ले जाएंगे। तो मैं उसके ऊपर गुजारिश ये करता हूं कि मुझे बताएं, अगर कोई कंपनी टैक्स नेट के अंदर नहीं थी और आप उसको अब टैक्स करने के ऊपर मजबूर करेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है, तो क्या वो टैक्स का बोझ अपनी प्रोडक्ट की प्राइस में डाल के कंज्यूमर से रिकवर नहीं करेगा? और दूसरी बात कि जी हम रिफंड कर देंगे 2 दिन के अंदर, क्या हमने इस मुल्क के अंदर नहीं देखा कि पूरी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री रुकती रही? और रिफंड क्या कर रही है वो बता दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। जी, अब मैं गुजारिश आपसे ये कर रहा था कि देखिए, हमें समझने की ज़रूरत यह है कि हमें बार बार मनी बजट क्यों लाने पड़ते हैं। वो ये है कि हमने पिछले 3 साल अपने सियासी मुखालफिन की ज़ुबान बंदी करने के लिए कभी हमने किसी के ऊपर हीरोइन डाल दी, कभी किसी के ऊपर जाली मुकदमा डाल दिया, और हमने वो बुनियादी इस्लाहात नहीं की जो इस मुल्क को दरकार है। और हम अपोजिशन के तौर पे अब जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि इस सारी की सारी जो ड्रैकोनियन इनके जो मेजर्स हैं, जो ये टैक्सेशन लेके आ रहे हैं, और एक दफ़ा फिर महंगाई का बोझ जो एक आम आदमी के ऊपर आएगा। इनकी अपनी पीबीएस ने आज दिसंबर की रिपोर्ट जारी की जिसके अंदर 12.5% के करीब तकरीबन महंगाई आई है। तो हम चाहते ये हैं कि ऐवान के अंदर इनके इत्तेहादियों को भी इस चीज की रियलाइजेशन करवाएं, इमरान खान साहब इनके ना मेंबरों आपके लीडरान से ज्यादा टैक्स देने वाले बन गए हैं इस साल में। 1 करोड़ उन्होंने टैक्स
टैक्स दिया है माशाल्लाह, पूरी ऑपोजिशन से ज्यादा जो टैक्स है इमरान खान साहब ने दिया सर। 2018 की डायरेक्टरी के अंदर चंद ये चीजों हजार को आप और फोकस आज रखें। करोड़ों रुपए जो ब्रेक। देते हुए टैक्स पाए गए हैं, ये तो जब डिटेल्स आएंगी तो हम उसके ऊपर नहीं तो देखिए, अच्छी बात है ना, हुकूमत में आके ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गए ना, एटलीस्ट आप अप्रिशिएट तो करें इस चीज को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जो वो लाइफस्टाइल जीते आ रहे हैं जिसके अंदर जस्टिस वजी साहब ने बताया कि ये तो चंदे के 30-30 40-40 लाख के ऊपर अपना घर चलाते रहे हैं और उसके बाद आज ये सारे का सारा अपना लाइफस्टाइल को जस्टिफाई करने अली के लिए परवेज 1 करोड़ टैक्स दे दिया, अब क्या करे? देखें बिलावल ने 5 लाख दिया है, बीनेश, एक आसिफ अली जरदारी साहब ने 22 लाख दिया है, देखिए जितना भी दिया और शहबाज शरीफ ने 82 लाख। बीनेश, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि इमरान खान के ऊपर सीरियस इल्जामात लगे हैं कि जो उनका तर्ज जिंदगी है वो उनकी आमदनी के साथ मैच नहीं करता। उनके अपने मेंबरान ने आके कहा है कि जस्टिस वजीउद्दीन ने आके कहा है कि 30-30 लाख इल्जामात अली परवेज आपने इस्तेमाल किया लफ्ज इल्जामात, जो कि पाकिस्तान में लगते रहते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद हम ऑपोजिशन की जो कोशिशें है ना इस मिनी बजट के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, हम उन्हीं कोशिशों को जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ बन जाएं। We'll be back in a bit. ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी आलिया हमजा साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी कॉमर्स। मेरे साथ मौजूद है अली परवेज मलिक साहब, रहनुमा PMLN के। मेरे साथ मौजूद है कादिर मंदोखेल साहब। कादिर भाई, अब भी वैसे आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके साथ कनेक्शन मिल गया, वरना आज पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के बगैर ये शो चला जाता। हाफिज भाई भी मेरे साथ लाइन पर हैं और कादिर मंदोखेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन कर लिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। बाकी मैं आपसे बाद में निबड़ूंगी। पहले मुझे ये बताएं कि ये जो हुकूमत कह रही है मिनी बजट का, आवाज़ आ रही है कादिर साहब आपको? जी बिल्कुल आ रही, क्लियर आ रही। चलें, मेहरबानी, ग्रेट। अच्छा, ये जो हुकूमत जो है जो कि ये बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक मिनी बजट ला रही है, जिसको हम मिनी बजट कह रहे हैं, आलिया हमजा साहिबा इसको रिफॉर्म बजट कह रही है, अली परवेज मलिक नून लीग इसको प्रॉपर बजट कह रहे हैं। सर, इससे तो पैसे ही आने हैं ना कौम के खजाने में, तो जरूरी तो नहीं है कि जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा वो सारा का सारा विफाक रखेगा। सिंध में आपकी हुकूमत है, सिंध को उसका हिस्सा तो मिलेगा ना, तो आपको जब आपका हिस्सा विफाक देगी तो आप मना कर देंगे मिनी बजट के चक्कर में कि नहीं 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 हमें नहीं चाहिए, हमें तो आवाम का बहुत दर्द है। क्या करेंगे आप? आपको भी तो फायदा है इससे। बिल्कुल आपकी बात मैंने अमीन कह दी है, बिल्कुल हमें नहीं चाहिए इनकी ये टोपी ड्रामा, ये धोखेबाजी। और आपको याद होगा जब ये मिनी बजट पेश करे थे उससे सिर्फ एक दिन पहले हमारे रहनुमाओं ने, नून लीग के साथियों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये चीज उठाई थी बात कि भाई मिनी बजट ला रहा है, तो डिप्टी स्पीकर साहब ने नहीं जी कुछ नहीं आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, और एग्जैक्ट 24 घंटे बाद वो मिनी बजट आ गया। अब अगर हुकूमत जितनी भी फ्रॉड करे, जितनी भी आवाम से झूठ हमेशा की तरह बोले, आप ये मिनी बजट अगर वो कहते हैं हमने वापस करना है तो वापस करना है, तो लेना क्यों है? अच्छा, फिर सबसे बड़ा झूठ इनका ये है, वो ये कहता है कि लग्जरी आइटम पे हमने लगाया। अब आपको 1 मिनट में लूंगा, थोड़े 2 आइटम बता दूं। ये जो लग्जरी गाड़ियां 3000 सीसी से ऊपर है उस पे पहले 25% टैक्स था, उन्होंने 5% बढ़ा के उसको 30% कर दिया। हाँ। और छोटी मीडियम क्लास की जो लोग इस्तेमाल करते हैं 1000 सीसी गाड़ियां, वो पहले की टैक्स उनके ऊपर 5%, अब उनको डबल कर दिया, 10% कर दिया। अच्छा, उसके बाद छोड़ी हुई है, कहते हैं आईफोन के ऊपर हमने टैक्स बढ़ा दिए। आप आईफोन पे लैंड क्रूजर बड़ी गाड़ियों में आप 1000% लगा ले, किसी को एतराज नहीं होगा। जो बड़े लोग गाड़ी खरीद सकते हैं तो टैक्स भी अदा कर सकता है। हाँ। अब आप मुझे बताओ, माचिस के ऊपर टैक्स लगाए, हाँ। मिर्ची के ऊपर टैक्स लगाए, ये चीजें तो अभी ऐसा ऐसा आ रही है सामने। जब ये डिबेट होगा और बहुत सारी चीजें खुल के सामने आएंगी, लेकिन सवाल ये है कि इनकी अपने ही लोग ये मान रहे हैं, गवर्नर पंजाब मान चुका है, हमने पूरा मुल्क गिरवी रख दी है। वजीर खजाना जो कि चुप चुपा के वो बोल रहा था, कल उसने एक चैनल पे क्लियर मान लिए हमें IMF का प्रेशर था। अपोजिशन तो पहले से कहते थे कि IMF की डुगडुगी पे आप नाच रहे हो, आपने आज स्टेट बैंक हवाले कर दिए, आपने पूरा मुल्क गिरवी रख दिए, मगर ये लोग झूठ से बाज नहीं आते थे और हर मर्तबा इनकार करते थे कि नहीं जी ऐसा नहीं है। तो सवाल ये है मेरा कि ये सारे दावे जो कंटेनर पे 126 दिन चढ़ के उन्होंने कहा 3 महीने में हम इस मुल्क की तकदीर बदल देंगे, हमारे पास 200 माशी टीम है जिसका सरगना होगा चाइना का अरस्तु असद उमर। वो चाइना का अरस्तु तो पहले ही 6 महीने में उनका फेल हो गया। उसके बाद जिस पीपल्स पार्टी को ये गालियां देते थे, करप्ट कहते थे, उन्हीं के वजीर खजाना आशीष शेख को लिया। फिर चंद दिन के लिए अमाद अजहर को आजमाया कि चलो ये अपना खिलाड़ी आजमा लो, वो 1 हफ्ता भी नहीं चल सका। उसके बाद दोबारा पीपल्स पार्टी के दौर के वजीर खजाना शौकत तरीन को ले लिया।
सवाल ये है कि सारे आदाद शुमार, सारे फिगर, सारे फैक्ट ये चीज बता रहा है कि ये नाहिलों का एक टोला है। ना 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 कादिर भाई, सवाल पता क्या है? ना 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 ना, एक मिनट रुके, आपने बड़ा कैथार्सिस कर लिया। सवाल ये है कि जिस दिन ये मिनी बजट हुआ उस दिन बिलावल भुट्टो नेशनल असेंबली में नहीं थे, आसिफ अली जरदारी भी नेशनल असेंबली में नहीं थे। ये जो आपको दुख दर्द आपका जो फूट रहा है ना आवाम के लिए अभी आज इस शो में, आपके चेयरमैन, आपके लीडर नेशनल असेंबली में नहीं थे, शहबाज शरीफ भी नहीं थे, मेरा ऑपोजिशन लीडर भी नहीं था, और तो और इमरान खान साहब भी नहीं थे, क्योंकि ये सारे लोग किसी और बहुत जरूरी काम में मसरूफ थे। एक तो मुझे ये बता दीजिए कि बिलावल और आसिफ जरदारी साहब कहां मसरूफ थे जो आवाम का दुख दर्द बांटने के लिए नेशनल असेंबली में उस दिन नहीं मौजूद हुए? नंबर 1। नंबर 2, ये आपके लिए अच्छी खबर कहूं कि बुरी खबर कहूं, इमरान खान ने ना आपके चेयरमैन और आपके जो को चेयरमैन है ना उससे ज्यादा टैक्स दिया है। 1 करोड़ रुपए इमरान खान ने टैक्स दिया, बिलावल ने पता कितना दिया है? 5 लाख, और आसिफ अली जरदारी ने दिया है कोई 22 लाख। दोनों के पैसों को, टैक्स को मिला करके भी आधा भी नहीं बनता जितना इमरान खान ने दिया है। सर जवाब सुनेंगे जी। पहली बात तो बिलावल साहब और जरदारी साहब, चूंकि आपको पता है जरदारी साहब शदीद बीमार है और इस हालत में भी वो व्हील चेयर पे अदालतों का सामना कर रहे हैं। और रह गया बिलावल साहब की बात, तो उस दिन आपको अच्छी तरह पता है, खामखा अगर आप अपने व्यूवर्स को खुश करने के लिए बातें कर रहे हो तो जरूर करें। उस दिन बजट पास नहीं होना था, उस दिन बजट प्रेजेंट होना था, पेश होना था, उसके ऊपर डिबेट होगा। 14 दिन की कानून है कि 14 दिन के बाद सेनेट से होता हुआ ये वापस आएगा, उसके बाद वोटिंग होगी। अब जिस वोटिंग नहीं होगा उस दिन मेरे 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 सदर आसिफ अली जरदारी साहब व्हील चेयर पे आके क्या करेंगे? मेरे चेयरमैन जो ऑलरेडी दूसरी जो सियासी मसरूफियात है पार्टी के, पंजाब में जो ग्रूमिंग है उसके हवाले से उसने क्या करना है? पता क्या, एक तो ये जो आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर देते हैं ना इस शो में, मेरे आंसू बिल्कुल आंसू निकलने वाले हैं मेरे। एक मिनट, ये क्या जस्टिफिकेशन हो गई? क्या ये जस्टिफाइड है कि एक पार्टी का चेयरमैन, एक कोप चेयरमैन जो कि पार्लियामान में मौजूद है, मेरा ऑपोजिशन लीडर, मैं सिर्फ आपसे नहीं पूछ रही, मैं अली परवेज से भी पूछ रही हूँ, मैं आलिया हमजा से भी पूछ रही हूँ, नहीं क्या ये जस्टिफाइड है कि क्योंकि उस दिन वोटिंग नहीं होनी थी तो ऑपोजिशन जो कि आवाम के वोट लेकर के आई है, ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो नहीं होंगे? ये जस्टिफाइड है? ऐसे चलाएंगे आप पार्लियामान? ऐसे देंगे आप जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और ऐसे ये लोग देंगे वोट को इज्जत? देखिए मुझसे सवाल है जी जी, आप ही से सर, आप ही से पूछ रही हूँ। माशाल्लाह आपके जवाब इतने हैं, मेरे तो आंसू निकल आए, रोने लगी थी मैं तो। नहीं आप जरूर रोए, हो सकता है आपकी चैनल का रेटिंग बढ़ जाए, लेकिन आवाम को भी अच्छी तरह पता है कि एक होता है वोटिंग का दिन, एक होता है डिबेट का दिन, एक होता है प्रेजेंटेशन। इन तीनों में फर्क है। ये प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंट की और प्रेजेंट करने के वक्त किसी ओहदेदार की गिनती की जरूरत नहीं थी। और फिर मेरे स्पीकर झूठे ने जब ये ऐलान किया है कि ये हक में 142-45 वोट आ गए और इसके खिलाफ 3 वोट आ गए, भाई कोई 3 में नहीं आते, पूरा का पूरा अपोजिशन मौजूद थी। चाहे आप बिलावल साहब को या शहबाज शरीफ साहब को माइनस करें, बाकी पूरा अपोजिशन मौजूद थी। और वहां पे 3 आदमी भी चल फिर रहे थे, जैसे कोई चाय के लिए जा रहा आ रहा है, उनको गिना। भाई अगर खड़ा होना था तो सब ने होना था, लेकिन कोई खड़ा हुआ ही नहीं है। हमने उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। तो सवाल ये है कि आप इन नायलून के ऊपर कब तक पर्दा रखेंगे, कब तक इनकी झूठ के ऊपर आप कन्विंस होंगे और आवाम आलिया हमजा साहिबा, आप लोग अपनी अगला जुमला सुन ले। आलिया बीबी तो बड़ी मास्टर है, अभी ये मास्टर आपकी तारीफ सुनिएगा, ये अखबार पढ़ना शुरू कर देगी, उसके बाद कोई चुप कर, अभी सुन लो तो सही ना आलिया बीबी, मुझे बात तो सुनने। आलिया बीबी आप अखबार पढ़ती हो, असेंबली के अंदर भी स्पीकर आपका घर का है, यहाँ एंकर भी आपने अपना समझ के आप किसी और को भी सुना दे। सवाल ये है, मेरा ये कहना है कादिर भाई, जब से आपने शो में ज्वाइन किया है आपके अलावा कोई नहीं बोल रहा, हौसला रखे। आप ये एंकर के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन मत निकाला करेंगे, एंकर को भी आप सुना रही है। अभी तो आलिया ने बोलना ही नहीं शुरू किया। जी आलिया साहिबा, चलो बुला सुने अब आलिया को भी आप सुने, हौसले से सुने। जी मैं बीनिश, हाँ जी बीनिश, मैं तो इतने कहूंगी, क्या हम बहुत सादा है या ये बहुत सादा है? मतलब इनको, जिनको ये पता ही नहीं चलता कि मिनी बजट, सीरियसली मैं आपको बता दूं, इनकी लीडरशिप को ये पता ही नहीं था। हम इन्हें बार बार प्रोग्राम्स में बताते रहे कि अभी ये सेनेट में जाएगा, 14 दिन की डिबेट का आपको दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा, इसके ऊपर अपनी तजावीज दें। ये मतलब इनको ये रूल्स ऑफ बिजनेस पता नहीं होते। आज आकर इनको जब तौजीहात देनी है तो ये तौजीहात
याद दे रहे हैं। हम तो इनको पहले दिन से कह रहे थे कि हम आपको मौका फराहम करेंगे, आपको फोरम दिया जाएगा, जैसे आपने फाइनेंस बिल पर बात की है। और मैं कल मौलाना की भी एक बात को, मतलब मुझे हैरत होती है, 4 दफा से वो असेंबली का हिस्सा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिफॉर्म बिल है इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें। मतलब किसी ने उनसे ये सवाल नहीं किया कि आप 4 दफा आप असेंबली के अंदर हैं, आपको रूल्स ऑफ बिजनेस ही नहीं पता कि ऐसे बिल के ऊपर असेंबली के अंदर डिबेट होती है। इन दोनों की पार्टीज को नहीं पता था और हम इन्हें बार बार ये बात कर रहे थे। मैं ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी है जो यहाँ आकर इतनी बहस करते हैं, अफसोस मुझे ये नहीं होता। IMF में जो पीपल्स पार्टी का शेयर था वो 47% था जो इन्होंने कर्जा लिया था। PMLN का शेयर 35% था। PTI का जो शेयर है 18% है। मिनी बजट की ये बात करें, मिनी बजट दोनों पार्टियां हर साल लेकर आती रही हैं, हर साल लेकर आती रही हैं। और उधर उनका पर्पस ये बिल्कुल नहीं था कि जो हम बात कर रहे हैं, उधर इनका पर्पस ये था कि हम टैक्स नेट बढ़ाएं। बेसिकली यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी यहाँ पर कि आपको पता है कि पहली दफा जो GST का जो ख्वाब था वो किसने देखा था और ख्वाब की तकमील भी किसने की थी? वो 90 की दिहाई में मियां साहब ने की थी। 14% उन्होंने लगाया, मुशर्रफ साहब ने 15% किया, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई उन्होंने 16% किया और PMLN 17% करके गई। हम क्या कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हार्मोनाइज कर दें, हार्मोनाइज करके जिन सेक्टर से लेंगे उनको रिफंड कर दें। मैंने यहाँ पर छोटे मियाँ साहब की बात इसलिए की थी क्योंकि ऑपोजिशन लीडर छोटे मियाँ साहब हैं और उनका मैंने ये क्यों कहा था कि फालूदे वाला, पापड़ वाला, मिलों के क्लर्कों के शनाख्ती कार्ड और अकाउंट नंबर से वो जो है सिर्फ उनको दस्तावेजात करते हैं, कौमी मामलात इनके कोई दस्तावेजात में नहीं थे क्योंकि एक सेकंड सुबह नाश्ते पे वो फैसला करते थे, दोपहर पर अमल दरामद करते थे। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है आलिया। छोटे मियां साहब पर आपकी फरमाइश पर और बात करेंगे क्योंकि आप लोग उनको अदालत लेकर के जा रहे हैं। 4 हफ्ते का पीरियड मुकम्मल हो चुका है, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, वो गारंटर थे। मुझे इस बारे में बात करनी है, प्लीज ब्रेक लेने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन। आलिया हमजा है मेरे साथ, अली परवेज़ मलिक है मेरे साथ, कादिर मंदोखेल साहब है मेरे साथ। अली परवेज़ मलिक साहब, ये जा रहे हैं, हुकूमत जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है लाहौर हाई कोर्ट अगेंस्ट शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि 4 हफ्तों से कितने हफ्ते ऊपर चले गए, जो नवाज शरीफ साहब है वो वापस नहीं आ रहे हैं। और इससे पहले कि वो घबराएं, जो एक स्टंट प्ले किया था, एक लिटमस टेस्ट दिया था नवाज शरीफ साहब ने, ये वादा करके अपने कारकुनान से कि जी बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, हुकूमत तो उसकी काउंटर स्ट्रैटेजी ले आई। अच्छा, बात इस तरह से है कि जो आलिया पहले बात करी, मैं उसका एक जवाब दे दूं। देखिए, मैंने आपसे पहले सेगमेंट में कहा हमें हर चीज़ को ड्रामेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टीवी पे बैठ के मगरमच्छ के आंसू बहाने से लोगों की तकलीफ़ों का अजाला नहीं हो सकेगा। अगर आपकी तरजीह रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की आमदनियों के ऊपर छूट देना है तो आपको दूध के ऊपर, बच्चों के, आपको दवाइयों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा, जो ये कर रहे हैं। और ये जो कर्जों का भाषण बता रहे थे ना कि IMF का पता नहीं कितने % किसने ले लिया, कितने % किसने ले लिया, इनसे कहीं ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ के 2 अदवार और इनके पिछले 3 साल उसके अंदर किसने ज्यादा कर्जा लिए और उसके बाद उसके पैसे से किया, जरा ये भी तो हमें बता देना। उसका जवाब नहीं देंगी। IMF का 2%, IMF का 10%, IMF का 15%। आपने ये सवाल ना पूछे, तकरीर ना करें, आप शहबाज शरीफ साहब की फिक्र करें, आप नवाज शरीफ साहब की फिक्र करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ आलिया, प्लीज कोई आखिरी 2 मिनट आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इन सारी की सारी ये जो इन्होंने मीडिया के ऊपर एक और दफ़ा सर्कस लगाने की कोशिश की है ना, गुजारिश ये है कि इनको कोई सीरियसली लेगा। इनसे कोई पहले ये नहीं पूछेगा कि जो आपने वजीर साहिबा को पंजाब के अंदर डिप्यूट करके रखा हुआ है, जिन्होंने बताया था कि मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए खुद बनवाया, उनकी एक एक रिपोर्ट की खुद तस्दीक की, क्या इनसे ये कोई नहीं पूछेगा कि डॉक्टर फैसल सुल्तान, जिनको आज इन्होंने वफाकी वजीर बनाया, उनको इन्होंने भेज के मियाँ साहब को फिजिकली एग्जामिन करवाया, इनसे कोई ये नहीं पूछेगा कि मरहूम डॉक्टर ने जब फिजिकली एग्जामिन किया तो उनकी क्या रिपोर्ट थी। अगर ये सीरियस हैं इस मामले के ऊपर और समझते हैं किसी ने इनको चीट किया है तो वो इनके अपने वजीर हैं, सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें और फिर जाके अदालत में रुजू करें। ये सीरियसनेस, अच्छा मैं इस वक्त मियां शहबाज शरीफ साहब का, नहीं एक सेकंड, मियां शहबाज शरीफ साहब का एफिडेविट अपनी स्क्रीन पे चलाएं, उसमें लिखा हुआ है कि जब डॉक्टर्स उनको अलाउ करेंगे और उनको डिक्लेयर करते हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि अगर हुकूमत समझे कि वो सेहतमंद हो गए हैं तो वो अपना
पाकिस्तानी हाई कमीशन का एहलकार भेज करके चेक करवाएं और उनको वापस बुला सकते तो हैं। टीवी के ऊपर सर्कस ना लगाएं, अपनी जो कानूनी कार्रवाई है उसको पूरा करें। हाई कमीशन का एहलकार नवाज शरीफ के पास क्यों नहीं गया? सुने, अदालत के पास जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, अदालत के पास जाएगा। ये जो बातें यहाँ पर करें, जाकर अदालत में कर ले, मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है। वो तो उनके ऊपर, ये तो एक लीगल पॉइंट है। लीगल पॉइंट में शहबाज शरीफ साहब ने जमानत दी है और जमानत देने वाले को पेश होना पड़ेगा, वो एक अलग रख ले। अब जो यहाँ पर बात हो रही थी, मैं 1 मिनट कादिर मंदोखेल की बात का जवाब दे दूं। इन्होंने यहाँ पर बात की थी ना कि हमने 3000 सीसी के ऊपर FAD जो है वो कर दिया है, हमने 5 से 10% कर दिया, लेकिन 1000 के ऊपर तो मैं इन्हें बता दूं 1000 के ऊपर 2.5% था जो 5% हुआ है। तो इसलिए मेहरबानी करें। अच्छा, आलिया, रियल एस्टेट दूसरी बात जब मैं यहाँ पर कहती, मैं उसी की कॉन्टिन्यूएशन लाना चाहती हूँ। मैं कॉन्टिन्यूएशन ये लाना चाहती हूँ कि पिछली हुकूमतें GST बढ़ाती थी 1% करके, अपना जो सेल्स टैक्स कलेक्शन, हम यहाँ पर ना सिर्फ टैक्स कलेक्शन बढ़ा रहे हैं बल्कि हम रिबेट भी दे रहे हैं। और मैं ये बता दूं कि पिछले इतने अरसे में 6 महीनों में 30% डायरेक्ट प्रोग्राम कब खत्म हो गया? प्रोग्राम कब खत्म हो गया? आज के लिए तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।